नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक पटल पर तमाम दर्शकों का, तमाम श्रोताओं का जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। बिहार की सत्याग्रह की भूमि चंपारण से हमने बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने 38 जिला 38 एपिसोड के अंतर्गत बिहार के 38 जिलों के ऊपर हम एक कार्यक्रम की श्रृंखला कर रहे हैं और आज आप पहुंचे हैं हम कटिहार की धरती पर। हम जानना चाहेंगे कटिहार की भूमि के विषय में और हमारे साथ जो वक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का अपने वक्ताओं से परिचय करवा देता हूँ। हमारे पहले वक्ता के रूप में जुड़ रहे हमारे साथ प्रोफेसर भरत शर्मा जी। आप सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष रहे हैं हिंदी के डीएस कॉलेज कटिहार से। आपका सादर अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल चामरिया जी। आप चेयरमैन हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कटिहार के। आपका भी सादर अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे तीसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनवार एराज जी। आप एचओडी हैं उर्दू के और आप जुड़ रहे हैं डीएस कॉलेज कटिहार से। आपका भी स्वागत, अभिनंदन बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक पटल पर। हमारे चौथे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार ओझा जी। जनरल सेक्रेटरी हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के और टीचर्स एसोसिएशन पूर्णिया के। आपका भी सादर अभिनंदन, स्वागत बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। जैसा कि हमारा विषय है कटिहार कल, आज और कल, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीन कालखंडों की चर्चा अपने इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं चलता हूँ श्री अनिल चमड़िया जी, जो कि चेयरमैन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के, उनके पास चलते हैं और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे चमड़िया साहब कि कटिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या पृष्ठभूमि रही है। इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं श्री अनिल चमड़िया जी। पैनल पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम है और आपके चैनल से आज मैं मुताबिक हो रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि 1 मई 1954 को कटिहार अनुमंडल अस्तित्व में आया और 25 वर्ष बाद 2 अक्टूबर 1973 को कटिहार जिला बना, जो कि पूर्णिया का ये एक पूर्व में भाग था। सीमावर्ती जिला होने के कारण यह जिला आर्थिक दृष्टिकोण से भले ही पिछड़ा हो, किंतु पूर्व में उद्योग और सांस्कृतिक दृष्टि से यह बहुत ही समृद्ध रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्णिया को पहले काला पानी कहा जाता था और कटिहार उसी का अंग था जो 1973 में अलग हुआ। अब हम लोग अगले 3 सालों में कटिहार को जिला बने हुए 50 साल भी पूरे हो जाएंगे। और अगर हम एक पीछे मुड़ के देखते हैं तो कटिहार में पोटेंशियल जिसे कहते हैं वो बहुत अधिक रहा है। पूर्व में ये एक उत्तर बिहार की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी के रूप में हुआ करता था। यहाँ पर 3 जूट मिलें थी, 2 फ्लोर मिल थी, दिया सलाई फैक्ट्री, ट्यूबवेल फैक्ट्री, बाल्टी फैक्ट्री, कांटी फैक्ट्री, एल्युमिनियम फैक्ट्री, बिस्कुट फैक्ट्री, गत्ता फैक्ट्री और सैकड़ों कुटीर उद्योग यहाँ हुआ करते थे और अच्छे से काम कर रहे थे। कालांतर में कानून और व्यवस्था की स्थिति, खराब सड़कें और बिजली का बहुत बड़ा अभाव, जिसके चलते अधिकांश कल कारखाने बंद हो गए। आज कटिहार की आबादी में समझता हूँ कि लगभग 85% आबादी कृषि पर आधारित है। फलतः हमारे जिले में धान, पाट, गेहूं, केला, आलू, मखाना आदि की फसलें होती है और इन सभी फसलों में कटिहार जिला सरप्लस है। तो पुराने उद्योग तो बंद हो चुके हैं, किंतु इन कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों की कटिहार में मैं अपार संभावनाएं देखता हूं। इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार कैटलिस्ट का काम करे। हमारे बगल में पूर्णिया को जूट सिटी का दर्जा दिया गया है, किशनगंज को टी सिटी का दर्जा दिया गया है। ऐसे ही कटिहार को एग्रीकल्चर सिटी का या टेक्सटाइल सिटी का अगर दर्जा दिया जाए और सरकार एक मूलभूत संरचना उपलब्ध कराए तो यहाँ के व्यवसायियों में यह दमखम है कि वो उद्योग स्थापित करके
उसे सफलतापूर्वक चला सकते हैं। अगर हम सांस्कृतिक क्षेत्र की तरफ अगर देखने जाएं तो कोढ़ा प्रखंड में कामाख्या स्थान है। यहाँ के पोखर में स्नान करने से कुछ रोगी स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। देश में आसाम के बाद यही दूसरा कामाख्या स्थान है। बरारी स्थित लक्ष्मीपुर गुरुद्वारा में सिखों के गुरु तेग बहादुर जी द्वारा लिखित हुक्मनामा मौजूद है और पूरे देश और विदेश से यहाँ सिख धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र के हिसाब से भी देखा जाए तो मनिहारी के गोगा झील में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा शरद काल में लगता है और बहुत ही दर्शनीय दृश्य होता है। कटिहार की एक और सांस्कृतिक विरासत है कि यहाँ पर सभी समुदाय के लोग दूध में चीनी की तरह मिलजुल के रहते हैं। ये बहुत कम ही शहर ऐसे होंगे जहाँ पर विभिन्न भाषा भाषियों का बसेरा है। यहाँ कहीं अंगिका है, कहीं बंगाली है, कहीं सुरजापुरी है, कहीं मैथिली है, कहीं राजस्थानी है, कहीं पंजाबी है, तो कहीं उर्दू है। अनेकता में एकता का प्रतीक हमारा जिला है। और जो समस्याओं के रूप में अगर बात करें तो मैं देखता हूँ कि यहाँ बाढ़ से हमारा जिला हर साल जो है त्रस्त रहता है। और शहर को छोड़ दें तो 7 ब्लॉक 8 ब्लॉक जो है बाढ़ में लगभग पूरी तरह डूब जाते हैं। इतने वर्षों के बाद भी बाढ़ से बचाव की कहीं कोई अस्थायी योजनाएं नहीं बनाई है। आवश्यकता है कि नदियों में गाद की सफाई की जाए, तटबंधों पर मट्टी भरा करके तटबंधों को ऊंचा किया जाए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आगे चलकर अगर आपको अगर मेरे समय की ज़रूरत होगी, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ आपका, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा विलम्ब से भी शुरू हुआ है। जी जी जी, मैं कुछ सवालों के साथ जी जी शामड़िया साहब, मैं फिर कुछ सवालों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अब मैं चलता हूँ, अपने दूसरे वक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनवार एराज साहब, जो कि एचओडी आप हैं उर्दू के डीएस कॉलेज कटिहार से। आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इतिहास के आलोक में, जैसे कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे चमड़िया साहब ने बताया, समृद्ध रहा है कटिहार। आप अपने किशोरावस्था का कटिहार और आज का कटिहार की अगर तुलना करें तो आप कहाँ पाते हैं कटिहार को? इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं एराज साहब। देखिए, असल ये है कि चूंकि मेरा किशोर अवस्था जो है वो कटिहार में नहीं गुजरा है, मेरी सर्विस यहाँ है, मैं रहने वाला कहीं और का हूँ, लेकिन काफी दिन से मैं यहाँ रह चुका हूँ, इसलिए कटिहार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर है। अब ये है कि कटिहार की अगर हम बात करें तो बहुत सारी बात जो है वो बहुत, जिसको कहते हैं कि समुद्र को कूजे में बंद कर देना, तो अनिल चौड़िया जी ने कर दिया है। कटिहार में जो है वो जिन चीजों का खास तौर से जिक्र होना चाहिए था उसका भी जिक्र लगभग जो है वो अनिल चौड़िया जी कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो कटिहार में बहुत सारी जगह ऐसी है, जैसे यहाँ बेलवा है, नवाबगंज है, मनियारी है, बाल्दी बाड़ी है, आशा दुब्बी सुब्बी है, ये जगह गोगा झील है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो यहाँ है जो दर्शनीय है। और इसकी वजह से जैसे कटिहार को अगर एक पर्यटन स्थल अगर बनाया जाए तो हम समझते हैं कि शायद बिहार का ये नायाब ये इलाका होगा, ये क्षेत्र होगा। जितनी नायाब चीजें यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ दर्शनीय हैं, तो इसको अगर पर्यटन स्थल में अगर सरकार अगर चाहे तो इसको बदल सकती है और एक बहुत बड़ा जो है वो एक रोजगार का भी जरिया बनेगा। और इस इलाके की मईशत जो है, इस इलाके का इकोनॉमिक जो है वो बहुत मजबूत होगा। आप चूंकि जिन जगहों का मैंने जिक्र किया है, आप उन जगहों के बारे में अगर आप जानेंगे, जैसे नवाबगंज हो गया, तो नवाबगंज में शौकतगंज, शौकत जो ये है, शौकत खान के जमाने में मतलब जो है वहाँ उनका सिंहासन था, तो वो जगह भी काफी मशहूर है। मनिहारी जो है वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वो एक पौराणिक कथा है कि वहाँ वो कृष्ण जी का जो है वो मणि जो है वो गुम हो गया था और उसको तलाश करते हुए वो यहाँ आए थे। तो वहाँ जो है वो उनकी बहुत सारी यादें मौजूद हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पर हैं। और
कटिहार जो है वो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि इस पूरे इलाके में अगर देखा जाए, सीमांचल के क्षेत्र में अगर देखा जाए, तो जूट मिल यहाँ था, जैसा कि चमड़िया साहब बतला चुके हैं कि इंडस्ट्रीज के एतबार से ये तमाम जो 5-7 जो जिला है आसपास का, तो उसमें हम समझते हैं कि कटिहार ज्यादा जो है वो समृद्ध था और कटिहार ज्यादा जो है एडवांस था इस मामले में, क्योंकि हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था, यहाँ का जूट मिल पढ़ाया जाता था, यहाँ की माचिस फैक्ट्री जो है वो पढ़ाई जाती थी। ये सारी बातें हैं कटिहार के साथ। कटिहार के साथ जो है वो कुछ समस्या का उन्होंने जिक्र किया, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ एक समस्या ये बाढ़ की समस्या तो पूरे सीमांचल के लिए, और बाढ़ का जो मामला है तो ये मामला बहुत गंभीर मामला है, और इसके लिए हमेशा, बल्कि विधान परिषद में जो है इस पर खासी बहस हुई थी। और मैं आपको याद दिलाऊं कि 2003 में ये 1999 में एक बहस हुई थी इस पे, दस्तावेज में ये जो बहस मौजूद है। आप जब उस बहस को जब देखेंगे तो उस वक्त जो आंकड़ा जो आया था कि बाढ़ नियंत्रण पर जो खर्च किया गया था, वो बताया गया था कि 13 रुपया संतरा, एक गिलास संतरा का जो ये कॉस्ट होता है गिलास का, तो वो कॉस्ट आ चुका है और इतना खर्च बाढ़ नियंत्रण पर किया जा चुका है, लेकिन अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। अब आप अंदाजा लगा ले कि जितना पानी है इस इलाके में, चाहे वो कोसी में हो या गंडक में, जहां भी हो, तो वो सब पानी को अगर आप नाप दे तो प्रति गिलास 13 रुपया जो है उसका कॉस्ट बैठा था। ये आंकड़ा आया था विधान परिषद में और ये दस्तावेज में ये मौजूद है, उसके बावजूद जो है हम इस पर काबू नहीं पा सकते। तो जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके से हम रोड का जाल बिछा सकते हैं, रेलवे का जाल बिछा सकते हैं और रेलवे को जो है कनेक्ट कर सकते हैं एक जिला से दूसरे जिला में, तो जरूरत इस बात की थी कि नदियों को भी जो है एक दूसरे नदी से जो है वो कनेक्ट करके, जो बाढ़ का पानी जो एक्स्ट्रा पानी है उसको जो है वो हम, जो नदियां सूख गई हैं या जो बिल्कुल नाला बन करके रह गई है, तो उसको उस नदी से जोड़ करके यहाँ के पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। और बिहार का जो इलाका सुखाड़ घोषित हो जाता है, जहाँ सूखा हो जाता है, तो उस इलाके में हम इस इलाके के पानी को ले जाकर उस इलाके को भी हम हरा भरा कर सकते हैं। अगर देखा जाए इन टोटल अगर देखा जाए तो बिहार का जो मेजर प्रॉब्लम है वो पानी ही है। एक तरफ पानी इतना है कि बाढ़ से जो है वो डूबा रहता है, और एक तरफ जो है वो सूखा इतना है कि वो सूखाग्रस्त घोषित हो जाता है। आप जरा सा गौर करें कि इस इलाके का पिछड़ापन, इसी से अंदाजा आप लगा लेंगे कि 3 महीना 4 महीना, बल्कि कभी कभी तो 6-6 महीना तक जो है वो किसानों के खेत में जो है वो पानी भरा रहता है। अब बताइए कि 6 महीना अगर वो खेती करेंगे तो 6 महीना की खेती कर करके वो कितना मतलब आगे जा सकते हैं, या कितना अपने इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं, या वो अपने बाल बच्चों की किस तरह से परवरिश कर सकते हैं। तो सरकार को इस तरफ जो है खास तौर से जो है वो ध्यान देना चाहिए। एक तो बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ की ये है कि यहाँ कटिहार में खास तौर से कि जल निकासी का, यानी अगर पानी अगर बरस जाए तो जल निकासी का कोई रास्ता है ही नहीं, यानी पूरे कटिहार में नाली नाम की कोई चीज ही नहीं। नाली का पानी यहाँ से आप नहीं निकाल सकते। अगर 1 घंटा अगर बारिश अगर हो जाए तो आपको जो है वो एक क्यों जो है वो पानी आपको जो सड़क पर वो मिलेगा। गाड़ी से भी आप आना जाना अगर करेंगे तो आपके साइलेंसर में जो है वो पानी चला जाएगा। जबकि हमारे यहाँ नगर निगम को की फंडिंग जो है वो कम नहीं है, बहुत है। और नगर निगम हमारे यहाँ का हम समझते हैं कि दूसरे जिला के नगर निगम से ज्यादा मजबूत है हर मामले में। उसके बावजूद जो है जिस अंदाज में काम होना चाहिए, जिस तरीके से काम होना चाहिए, उस तरीके से काम नहीं हुआ। एक तीसरा प्रॉब्लम और यहाँ है जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए, एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लड़कियों के लिए जबकि दो गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है। यहाँ एक गर्ल्स हॉस्टल माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल महिला कॉलेज MGM महिला कॉलेज में बन करके पड़ा हुआ है, जो बरसों से लंबित है, बरसों से पढ़ करके जब बल्कि वो खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हो सका। दूसरा महिला हॉस्टल हमारे यहाँ DS कॉलेज में वो बन करके जो है वो हम समझते कि 12-15 साल से वो आज तक वो भी जो है वो चालू नहीं हो सका। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो लड़कियां हैं जो बाहर से आती है पढ़ने के लिए, वो प्राइवेट हॉस्टल में जाकर के रहती है, जिनको बहुत खर्च उठाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। ये बातें थी जो हम आपको अगर जरूरत हो तो फिर आप जी बिल्कुल 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 मैं लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विनोद कुमार ओझा जी, पूर्णिया विश्वविद्यालय से आप हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप एक शिक्षाविद हैं, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि कटिहार में शैक्षणिक जो वातावरण है
शैक्षणिक जो स्थिति है वो कैसी है, और क्योंकि भविष्य का निर्माण तो शिक्षा के आधार पे ही होगा, तो वर्तमान की शिक्षा की स्थिति के ऊपर हमारे दर्शकों को बताएं श्री विनीत कुमार ओझा जी। जी, आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। और जी नमस्कार आपको। बहुत अच्छा आपने ये परिचर्चा रखा है और जी। मुझे शिक्षा पर बोलने के लिए कहा है। तो मेरा ये मानना है कि 1974 का जो आंदोलन हुआ, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के दौरान जितने भी कर्ता धर्ता थे, जितने भी मुख्य लीडरान थे, बाद की राजनीति के वो मुख्य नेता हो गए और उन लोगों ने जो शिक्षा के दुर्दशा की, उस दुर्दशा से कटिहार भी अछूता नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी ने जो कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन की जगह सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था तो वही रही। और दुख की बात यह हुई कि धीरे धीरे इस सत्ता परिवर्तन ने सत्ता के जो रास्ते चुने वो अशिक्षा से होकर जाने लगा। शिक्षा की गति दुर्गति होती गई, क्रमशः होती गई। और यह विशेषकर आप 90 के दशकों में देखेंगे कि शिक्षा एकदम गर्त में पहुंच गई। तो ये स्थिति इतनी भयावह है, इतनी दुखद है कि इसको पाटने में, इसको संभालने में, इसको आगे बढ़ाने में, संभवतः बिहारी अस्मिता को बचाने में, बिहार के ज्ञान विज्ञान को बचाने में वर्षों लगेंगे, दशकों लगेंगे। आप सभी जानते हैं कि बिहार ज्ञान की भूमि है, त्याग तपस्या की भूमि है, यह प्रेम की भूमि है, यह संस्कार की भूमि है। तो जो बिहार ज्ञान की भूमि है, विक्रमशिला नालंदा की भूमि है, और जो अंग क्षेत्र है, यहाँ कितने अच्छे महाविद्यालय रहे हैं। इन महाविद्यालयों का परिचम पूरे विश्व में लहराया है। हमारे छात्र कहाँ कहाँ गए हैं, नासा से लेकर के बार्क, नासा सब जगह गए हैं। उन महाविद्यालयों की स्थिति अति दुखद हो गई है। वस्तुतः कटिहार में जो शिक्षा है उसको पूर्णिया विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ उच्च शिक्षा है। पहले ये बीएन मंडल विश्वविद्यालय में था। विश्वविद्यालय बदलते गए और स्थितियां बदतर होती गई। अगर हम मान लीजिए हम एक प्रारूप के तौर पर कटिहार का डीएस कॉलेज ही लेते हैं, तो डीएस कॉलेज में आप समझिए मानव संसाधन, शिक्षक संसाधन या और भी कई प्रकार के संसाधन है, उन सभी संसाधनों का अभाव हो गया है। पहले जो 1700 का स्ट्रेंथ हुआ करता था, इंटर से पीजी तक की बाद में पढ़ाई शुरू हुई, और 1700 स्टूडेंट के स्ट्रेंथ पर 85 टीचर का सैंक्शन पोस्ट था, 60 शिक्षकेतर कर्मियों का सैंक्शन पोस्ट था। वो सैंक्शन पोस्ट आज 17,000 विद्यार्थियों के होने के बावजूद क्रमशः घटता गया। वो आकर अब 70 हो गया है। और यही नहीं, 70 तो हुआ ही है, और हमारे यहाँ जो शिक्षक है, शिक्षकों की संख्या 30 के आसपास है। और आप 17,000 स्टूडेंट को किसी तरह से 30 शिक्षक द्वारा नहीं पढ़वा सकते हैं, जहां यूजी से पीजी तक की कक्षाएं चलती हों, इंटर से पीजी तक की कक्षाएं चलती हों। तो और दूसरी बात कि आपके पास संसाधन नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। मैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था से अपील करता हूं कि लगता है कि शिक्षा पूरे समाज के लिए सबसे लास्ट प्रायोरिटी है। ये एकदम बिल्कुल अंतिम प्रायोरिटी है। उच्च शिक्षा तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी पढ़ लेते हैं, अपनी मेहनत से पढ़ लेते हैं, बिना लेबोरेटरी के ही वो साइंस की कक्षा में पास कर जाते हैं। तो इस तरह की जो शिक्षाएं हैं, इस तरह की शिक्षा है, इससे जनमानस भी क्षुब्ध है, और हम जो नई पीढ़ी बना रहे हैं वो ज्ञान परक पीढ़ी नहीं बना रहे। इन पर बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत है। कटिहार बहुत उन्नत रहा है, किसी जमाने में हमने भी सुना था
कि डीएस कॉलेज का बहुत नाम रहा है अपने 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 विश्वविद्यालय में, एलएन मिथिला विश्वविद्यालय में, बिहार विश्वविद्यालय में। यहाँ हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई जिनका हम लोग सभी बहुत आदर करते हैं, प्रोफेसर भरत शर्मा जी नहीं है। अगर वो होते तो उन्होंने आपको बताया होता कि ये कटिहार का जो महाविद्यालय है, चाहे वो केवी झा कॉलेज भी हो, बाद के चरणों में केवी झा कॉलेज ने भी अपना परचम लहराया, तो ये जो महाविद्यालय, इसकी स्थिति कितनी गड़बड़ हो रही है। और जो आप समझिए कि पूरे बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, साक्षरता की दर बढ़ी है, वो ब्रॉड हुआ है, सर्व शिक्षा हुआ है इसे एडमिटेडली, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की जहां तक बात है, क्वालिटी एजुकेशन तो बहुत ही स्थिति ठीक नहीं है। इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। आप जरा समझिए कि विषय का ज्ञान बच्चों को, भाषा का ज्ञान बच्चों को मैट्रिक के बाद माने मिनिमम जो भाषा चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। अभी तो सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। ये राष्ट्रवादी शिक्षा है, भारत के लिए, भारतीयों के लिए इस तरह की शिक्षा है। तो उसके लिए जो संसाधन चाहिए, जो आपके केजी की शिक्षा बच्चों को देनी है, वो उस लेवल का भी संसाधन चाहिए। उस तरह के संसाधन का विकास बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं ऐसे भी मध्य विद्यालय हैं जिनमें टीचर 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, और उसमें विद्यार्थियों की संख्या 1200 है। आप बताइए वो विद्यार्थी कहाँ बैठते होंगे? स्टैंडर्ड एवरेज 30 पर देना है, आप 1200 विद्यार्थी पर 9 टीचर है, आप एवरेज निकाल लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि वो किस रूम में बैठते होंगे। तो जब बैठने की जगह नहीं है और सर्व शिक्षा के नाम पर इस तरह का, तो ये एक मूलभूत समस्या है कि मानव संसाधन देखिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में जो जितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। उच्च शिक्षा में तो इसका घोर अभाव है। अभी हमारे कुछ नए शिक्षक आए हैं, बीपीएससी से चयनित होकर के आए हैं, और आप देखिएगा कि कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है और उसमें विद्यार्थियों का एडमिशन है। यहाँ तक कि पद सृजन नहीं है, उसमें भी विद्यार्थियों का एडमिशन है। आप बताएं कि जब पद सृजन नहीं है और विद्यार्थियों का एडमिशन है तो उनकी डिग्री आखिर वैलिड कैसे होगी? तो इस तरह की चीजें हैं, इस पर बहुत विचार की जरूरत है। मुझे लगता है कि समाज को भी जगने की जरूरत है। समाज तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि हमारे बच्चे कॉलेज की तरफ नहीं जाते हैं। कॉलेज की तरफ जिस दिन बच्चे जाने लगेंगे, पढ़ाई पर भी प्रेशर होगा। ये मैं सहमत हूँ, मैं मानता हूँ कि सभी क्लासेस नहीं होंगे क्योंकि सभी क्योंकि टीचर ही नहीं है। तो सबके टीचर नहीं है तो सभी क्लासेस तो सुचारू रूप से नहीं हो सकते। और ये भी सही बात है, उसी में जितने भी शिक्षक हैं वो सभी शिक्षकों में मेरा विश्वास है, मैं जानता हूं कि सभी शिक्षक पढ़ाने के इच्छुक रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि शिक्षकों की उपस्थिति सर्वोत्तम रही है, वो शिक्षक एब्सेंट नहीं रहते हैं। तो जब बच्चे जाएंगे तो मैं समझ सकता हूं कि जैसे 10 क्लासेस अगर होने हैं वीक में या 20 क्लासेस होने हैं किसी एक सेशन के, तो 20 क्लासेस मान लीजिए नहीं होंगे, लेकिन 10 क्लासेस होंगे, 9 क्लासेस होंगे, जितने शिक्षक है उतने क्लासेस होंगे, उस अनुपात में तो क्लासेस होंगे और क्लासेस होते हैं। लेकिन जब बच्चे पहुंचते नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने बच्चों को जागृत करने की जरूरत है, समाज को जागृत करने की जरूरत है, ट्यूशन कल्चर को कंट्रोल करने की जरूरत है। हम ट्यूशन कल्चर को बंद नहीं कर सकते, हम उनकी आजादी को खत्म नहीं कर सकते, उनको जहां जाना है जाए, लेकिन कॉलेज के क्लास के बाद वो जो करना है करे। तो ये एक मानसिकता, ये कल्चर आज का नहीं बना है, ये कल्चर 1974 के आंदोलन के बाद ये क्रमशः बनता गया है और एक ऐसी 90 के दशक में ये बलीभूत हुआ है और कटिहार इसका अछूता नहीं रहा है। तो मैं संपूर्ण क्रांति जो है, संपूर्ण क्रांति का ये समझिए कि उसका एक फेलियर है और ये बड़े स्तर पर इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा का चूंकि बहुत बड़ा मामला है, जब तक आपके विद्यार्थी, आपके नौजवान शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनमें संस्कार भी आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब सभी लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, सब तरह के शॉर्टकट्स। अब क्या है कि भाई टीचर से नोट्स दे दे, वो पढ़ाए नहीं, उनको नोट्स की कॉपी चाहिए, वो कहीं से पासपोर्ट खरीद लेते हैं। और तो इस तरह की जो शिक्षा है, ये शिक्षा अपंग मानसिकता के लोगों की
उत्पन्न कर रही है। ये हमारे लिए दुख की बात है। शिक्षक होने के नाते मैं इस पर बहुत ही चिंतित रहता हूँ और हमारे सभी शिक्षक चिंतित रहते हैं। आखिर इस पर विचार समाज कब करेगा? ये राज्य कब करेगा विचार? एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ दूं कि ये जी सरकारी विद्यालयों की परिपाटी जो है वो शिफ्ट हो गया है। अब सीबीएसई स्कूल में भी लोग नॉन अटेंडिंग हो रहे हैं, क्लासेस से बच्चे बच रहे हैं। ये बड़ा शोचनीय विषय है जिस पे आपने प्रकाश डाला। जी हमारे साथ तो भरत शर्मा जी जो देखिए मैं फिर कुछ वही कह रहा हूँ कि जो ये एक कल्चर हो गया है, इस कल्चर पर आघात करने की जरूरत है, इस संस्कार को तोड़ने की जरूरत है। इसके लिए हमको लगता है कि शिक्षा जगत में क्रांति की आवश्यकता है। अदरवाइज ये जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं ये केवल ढांचागत है। इसमें अगर ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, तो इसका होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता है। हमारे सर आए हुए हैं, सर को प्रणाम करते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ डॉक्टर भरत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर मेरा सादर प्रणाम आपको। और आपसे हमारे अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? सर कुछ प्रत्युत्तर नहीं? आवाज पहुंच रही है। जी 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 प्रणाम सर प्रणाम सर जी। भरत सर को मेरा भी प्रणाम। जी जी प्रणाम। जी कटिहार पे जैसा कि हमारे जी जी बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं, विभागाध्यक्ष रहे हैं और आपकी महती शोध होगी इस भाषा और साहित्य के ऊपर। कटिहार की अगर हम बात करें तो कटिहार में साहित्य और कला की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं मिल रही आपको सर? आपकी आवाज तो बहुत क्लियर आ रही है सर। आवाज नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी आपकी सुन रहे हैं। जी 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 तो मेरा प्रश्न है जी, मेरा प्रश्न है सर कि कटिहार जिले की अगर हम बात करें, आप एक भाषा के विद्वान और साहित्य में आपकी रुचि के विषय में हम सब जानते हैं। तो साहित्य और कला की अगर हम बात करें, क्योंकि संस्कृति साहित्य और कला के बगैर वो उसका कोई महत्व नहीं है। तो हम संस्कृति की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं। तो कटिहार जिला में साहित्य और जो कला है उसकी क्या स्थिति है? क्या जिस तरह का बिहार का गौरव रहा है, गौरवशाली अतीत रहा है, साहित्य में जो अवदान रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर भरत शर्मा जी। जी सभी लोगों का पहले तो अभिनंदन है। और तकनीकी गड़बड़ी के चलते जो इतना विलंब हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करेंगे। और रह गई बात यहाँ के कटिहार जिले के साहित्यिक अवदान की, कटिहार जिला साहित्य के क्षेत्र में भी काफी संपन्न रहा है। आवाज जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल मेरी आवाज जा रही है? एकदम बढ़िया सर आ रही है सर। आवाज जा रही है? जी जी जी। यहाँ की धरती से उत्पन्न होने वाले अनूप लाल मंडल जी बिहार के प्रेमचंद कहे जाते थे और संभवतः हिंदी के वो पहले उपन्यासकार थे जिनके उपन्यास पर बहुरानी फिल्म बनी थी। प्रेमचंद जी भी जब बम्बई गए तो अनूप लाल मंडल जी के बाद ही गए थे। तो इस तरह से न केवल उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में बल्कि फिल्मों में भी पटकथा लेखन और उनके उपन्यासों पर आधारित फिल्म का निर्माण कटिहार के लिए गौरवपूर्ण बात है। इसका हमें गर्व है। यहाँ
हिंदी के क्षेत्र में फणीश्वर नाथ रेणु जी हुए थे। ऐसे उनका जन्म स्थान औराही हिंगना था, जो अररिया जिला में पड़ता है, लेकिन उनका एक पैर हमेशा कटिहार में ही रहता था, और वो इसलिए कि यहाँ से उनके गहरे संबंध थे। फणीश्वर नाथ रेणु जी को भी हम कटिहार की माटी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सी कहानियों और उपन्यासों में कटिहार की धरती से पैदा हुए कुछ ऐसे जीवंत पात्र रहे हैं जिनका उन्होंने बहुत मार्मिक चित्रण किया है। खासकर अपने मैला अंचल में, जिसको रेणु जी ने दिनमान पत्रिका में कभी धारावाहिक रूप में लिखा था, उत्तर बिहार का रॉबिन हुड, नक्षत्र मालाकार। नक्षत्र मालाकार को मैला अंचल में चरित्र कर्मकार नाम देकर के उन्होंने अमर किया। और उसके बाद दिनमान में जब रघुवीर सहाय जी संपादक हुआ करते थे, तो उस समय उन्होंने कई अंकों में उनकी एक विस्तृत कथा, उनका जीवन चरित्र लिखने का प्रयास किया, और वो हिंदी को एक अवदान दिया। बंगला साहित्य में यहाँ से वनफूल बहुत ही नामी, बहुत ही प्रख्यात बंगला के उपन्यासकार और कथाकार रहे हैं। उनकी कहानियों पर भी कई फिल्में बनी हैं, और मनिहारी से उनका संबंध था। मनिहारी में उनकी जमींदारी थी। वैसे वो रहा करते थे, भागलपुर में ज्यादा रहा करते थे, लेकिन उनके छोटे भाई यहाँ पर डॉक्टर थे, और उनका टुल्लू बाबू नाम था, जिनको हम लोग टुल्लू बाबू के नाम से जानते हैं। अमला टोला में आज भी उनका मकान सुरक्षित है। इसी तरह देश पत्रिका, जो बंगाल की एक बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका है, उसमें कवि कल्याण सेन गुप्ता की कविताएं छपती थीं, और वो सामान्य कोटि के लोगों की रचनाएं उसमें नहीं छपती। उसमें जो असामान्य प्रतिभा के धनी होते हैं, वैसे ही लोगों की कविताएं उसमें छपती थीं। और कल्याण सेन गुप्ता का वैसे ही प्रसिद्ध कवि के रूप में हम नाम ले सकते हैं और लेते हैं। वो कटिहार शहर में ही ड्राइवर टोला में रहा करते थे, आज वो नहीं हैं। और उसके बाद ये वो पीढ़ी थी जो व्यतीत हो गई, अब हमारे सामने नहीं है। जो आज की पीढ़ी है, उस पीढ़ी में भी कई सारे उपन्यासकार और कथाकार हुए। उन लोगों का नामोल्लेख इसमें किया जा सकता है। नाटक के क्षेत्र में डीएस कॉलेज के ही डॉक्टर तारा मोहन प्रसाद जी की कई रचनाएं एकांकी नाटक के रूप में भी और बड़े नाटक के रूप में भी सामने आई। यहीं के हिंदी विभाग के एक प्रोफेसर थे, महेश्वर प्रसाद सिंह, कवि जी के नाम से जाने जाते थे। उनकी भी कई पुस्तकें जो हैं काव्य के क्षेत्र में आईं। मेरी बहुत सारी रचनाएं जो आज तक पुस्तकाकार प्रकाशित नहीं हुई हैं, बहुत सारी पत्रिकाओं में मेरी कविताएं, खास करके कहानी, कविता, निबंध के रूप में बहुत सारी रचनाएं मेरी हैं, लेकिन उनका प्रकाशन किसी कारणवश नहीं हो सका। रेडियो में भी, रेडियो से भी काफी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, प्रसारित हुई हैं, उसमें उनका नाम लिया जा सकता है। सुबोध कुमार झा बड़े ही यंग जवान
कथाकार रहे हैं और इसी तरह यहाँ के शिक्षक श्री कृष्ण बाबू, उनका भी उपन्यास सामने आया था और ऐसे कई लोगों का नाम हम ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अनियमित लेखन करते हैं और उनकी रचनाएं भी जत्र तत्र प्रकाशित होती हैं। उसमें एक राकेश कुमार का नामोल्लेख करना आवश्यक है। बहुत ही स्तरीय लेखन राकेश कुमार का होता है। राधे श्याम तिवारी, जिनकी 5-6 पुस्तकें काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो कटिहार की धरती के ही हैं। अवधेश रंजन की कविताएं भी प्रकाशित हैं और उनका प्रथम काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है और बहुत ही अच्छी रचना के रूप में वो हमारे सामने है। इस तरह अगर बहुत सारे और लोग हैं जिनका नामोल्लेख करना अभी थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सभी लोगों का नाम लेकर के इसको विस्तार देना भी ठीक नहीं। मैं समझता हूं कि इसके बाद कोई और दूसरा प्रश्न अगर हो तो मैं उसका जवाब दूं। जी, मैं फिर आपके पास लौटता हूं। साहित्य की मशाल जो हमारे पूर्वजों ने थमाई थी कटिहार में, आज की पीढ़ी भी उसको लेके आगे बढ़ रही है। बहुत ही अच्छा संकेत है, सुसंकेत है। हम चलते हैं, अनिल चामड़िया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उद्योग की चर्चा की पूर्व में ही अपने वक्तव्य में। मैं अभी जानना चाहूंगा कि कटिहार के अंदर उद्योग की अगर स्थिति परिस्थिति के ऊपर हम चर्चा करें, क्योंकि बंगाल की सीमा से सटा हुआ जिला है और वहाँ संभावनाएं तो असीम हो सकती हैं उद्योग की, लेकिन स्थिति कैसी है? क्या उद्योग की स्थिति बेहतर है वहाँ पे या क्या है? ये स्पष्ट आप करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे। अनिल चामड़िया जी। देखिए, उद्योग के क्षेत्र में बस नाम रह गया है कि कटिहार औद्योगिक नगरी थी। किताबों में लोग पढ़ते थे, जैसा कि अनवर साहब ने भी बताया। तो उद्योग के क्षेत्र में प्राय उद्योग जो है अब या तो बंद हो गए हैं या बंदी के कगार पर ही हैं। मैंने अपने पूर्व के भाग में कहा भी था कि आवश्यकता है कि इस कृषि आधारित जिले की अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित उद्योग लगा करके उससे उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे कृषि उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को भी उनके कृषि उत्पादों का सही मूल्य मिल पाएगा। आज अगर जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ मकई की फसल बहुत अच्छी होती है, मकई पर आधारित अगर ग्लूकोज या स्टार्च की फैक्ट्री लगती है तो आज यहाँ से रैक जो मकई है वो हरियाणा जाती है, बंगाल जाती है। हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में मालदा में स्टार्च की एक फैक्ट्री बहुत अच्छे से चल रही है। इसी ढंग से कोल्ड स्टोरेज तक भी हमारे यहाँ जो है बहुत कम ही है। यहाँ के किसानों को आलू रखने के लिए आसनसोल के कोल्ड स्टोरेज को जाके भरना पड़ता है, जिसके चलते उनकी लागत बढ़ जाती है। तो ऐसे मखाने को ले लीजिए, कटिहार का मखाना बिहार के मखानों में सर्वोत्तम श्रेणी का माना जाता है। तो वो मखाना यहाँ से जाकर के हाजीपुर की एक फैक्ट्री में पैक हो रहा है और विदेश भी जा रहा है। वो काम यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ के उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को सिर्फ एक आवश्यकता है उत्प्रेरक की, कुछ इंसेंटिव्स की सरकार के द्वारा, तो वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आगे आएंगे। पहले के मुकाबले आधारभूत संरचना में काफ़ी सुधार आया है, सड़कों का जाल बिछा है, बिजली जो पहले 18 घंटा नहीं मिलती थी अब कम से कम 20 घंटा मिल रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी है। तो पुनः वही बात कहना चाहूँगा कि राज्य सरकारों को यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत उपलब्ध कराना पड़ेगा। जी। एक बात और, अभी हमारे गुरुदेव भरत जी साहित्य की बात कर रहे थे, तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय सीताराम चमरिया,
उन्होंने 1948 में यहाँ जब कटिहार पुस्तकालय की स्थापना की थी, तो उस समय उन्होंने एक निर्माण कह के पाक्षिक पत्रिका का प्रारंभ किया था, और उस पत्रिका के विमोचन और कटिहार पुस्तकालय के उद्घाटन के लिए राहुल सांस्कृत्यायन को उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया था, जो मैं समझता हूँ कि कटिहार के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात थी कि उन जैसे महान विभूति कटिहार आए थे, और उनका छायाचित्र भी मेरे पास में है। और बाद में 25 साल तक अभिनव पथ कह के एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला गया था मेरे पिताजी के द्वारा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी, रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अनिल चामड़िया जी। हमारे साथ अनवर एराज साहब जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पर्यटन की कितनी संभावना है कटिहार जिले के अंदर, हमारे दर्शकों को बताएं प्रोफेसर अनवर एराज साहब। जैसा कि अभी हम आपको बतलाए कि कई नाम अभी हम आपको जो गोगा झील है यहाँ पे, यहाँ पे नवाबगंज है, यहाँ पे जो है वो मनिहारी है, तो इस तरह की जो जगह है, और वहाँ कुछ जगहों पे जो है वो बहुत भव्य मंदिर है, बाहर से लोग आते हैं और दूर दराज के इलाके से जो है वो पूजा अर्चना के लिए आते हैं। या सिखों के बारे में जैसा कि बताया गया कि उनका बहुत बड़ा यहाँ पर वो गुरुद्वारा है। तो ऐसी जगहों को जो है वो अगर सरकार चाहे तो उसको पर्यटन स्थल में जो है वो बनाया जा सकता है। उसके आसपास के एरिया को लेकर के जो है वो बहुत बड़ा मतलब जो है वो पर्यटन स्थल जो है वो हम यहाँ निर्माण कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी बात, तो हम अपने आपका जो सवाल है, ये इस सवाल से थोड़ा सा हम अलग हट करके, चूंकि बात हिंदी साहित्य की हो गई, साथ में जो है वो उर्दू साहित्य की भी थोड़ी सी बात हो जाए ताकि ये मुकम्मल हो जाए। तो वो असल ये कि हिंदी साहित्य के बारे में तो वो सर बतला चुके। चूंकि यहाँ मेरा आना हुआ 2003 में, जब हम यहाँ आए तो उस वक्त मतलब यहाँ जो शायरी का जो मामला था, यहाँ लिखने पढ़ने वाले लोग तो पहले से मौजूद थे, और हमारे यहाँ जो पहले जो सदर शोबे उर्दू HOD जो थे नासिर रजा खान जलाली साहब, उनकी कई किताबें आ चुकी थी, लेकिन वो बाज़ाब्ता जो है वो शायर नहीं थे, वो क्रिटिक थे, वो एक रिसर्च बहुत अच्छा रिसर्च स्कॉलर थे वो। तो यहाँ पे जब हम आए तो सिर्फ एक शायर दूर दूर तक जब हम तलाश किए तो एक शायर जो है वो यहाँ पे नजर आते थे, शाद रहमानी साहब, और एक शायर का नाम इफ्तिखार मुरसंडवी साहब का नाम जो है वो हम सुनते थे। इसके अलावा दूर दूर तक कोई शायर यहाँ नजर नहीं आते थे। यहाँ एक प्रोग्राम हम शुरू किए रचना के नाम से, KBC यहाँ एक लोकल चैनल है, और ललित अग्रवाल जी का बहुत जो है वो योगदान है, और हम बहुत जो है उनके मशहूर है, बहुत धन्यवाद हम उनको देते हैं कि उन्होंने साहित्य को फिर से दोबारा जिंदा करने में कटिहार में उनका बहुत अहम रोल है, और उनके तमाम पूरी टीम को कि उन्होंने 1 साल तक कंटिन्यू रचना का प्रोग्राम यहाँ चलाया। उस रचना के प्रोग्राम में हम जो है वो ये संडे के दिन वो हिंदी के कुछ शायरों को और उर्दू के कुछ शायरों को, जो नए बिल्कुल लिखने वाले लोग थे, उनकी कुछ चीजों को जमा करके वो संडे के दिन उसकी रिकॉर्डिंग कराते थे, और गालिबन मंगल के दिन वो दिन भर वो प्रोग्राम, रचना का प्रोग्राम चलता था। और ये प्रोग्राम कंटिन्यू 1 साल तक ये प्रोग्राम, रचना का प्रोग्राम ये चलते रहा, 1 साल तक चला। तो इसमें जितने सारे लोग जो बिल्कुल लिखना पढ़ना छोड़ चुके थे, शायरी भूल चुके थे, बल्कि वो एक तरह से गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, उन तमाम लोगों को खोज करके, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, जो भी हो, सब लोगों को, जो नए लिखने वाले लोग थे, उनको भी सामने लाए और ला कर इस तरीके से मतलब जो सब प्रोग्राम कराए। और ललित जी का ये मतलब कारनामा ये है कि जब साल जब पूरा हो गया तो राजेंद्र स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करके उनकी हौसला अफजाई के लिए तमाम लोगों को एक शॉल, एक मेमेंटो और एक सर्टिफिकेट KBC की तरफ से उन्होंने देने का काम किया। इससे जो है वो एक मतलब इतना हौसला बढ़ा लिखने पढ़ने वालों का कि आज आप अगर सिर्फ एक छोटा सा भी प्रोग्राम का आप आह्वान कर दें, अगर आपको उर्दू की एक नशिस्त बुला ले शायरी की, तो श्रोता कम हो जाएंगे और जो पढ़ने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे आपको। हिंदी का भी यही हाल है। तो आज जो है वो न तो शायरों की कमी है, न तो जो है वो सुनने वालों की कमी है। तो एक अच्छा माहौल यहाँ तैयार हुआ है हिंदी और उर्दू के एतबार से भी। तो हम समझते हैं कि और आने वाले दिन में भी जो एक चिराग से कई चिराग जलता है, तो चिराग जलाने का काम तो हमारे बुजुर्गों ने वो
कर दिया है। अब उस चिराग से ये चिराग रोशन है और जल रहा है, और हम समझते हैं कि कटिहार आसपास का जो इलाका है, अभी वो तमाम इलाकों से शायरी का जहां तक मामला है, तो हम ये मतलब दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुत अच्छी शायरी अभी हमारे इलाके में कटिहार में हो रही है। ये जो 4-5-7 अजला जो आसपास के हैं, तो बहुत अच्छी शायरी हमारे यहाँ की हो रही है, चाहे वो हिंदी के एतबार से हो, चाहे उर्दू के एतबार से। मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी मुझे भी आमंत्रण आएगा कटिहार की धरती पे अपनी रचनाओं को पढ़ने के लिए। हाँ जी, मैं चलता हूँ। डॉक्टर विनोद कुमार ओझा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि पूर्व में हमारे वक्ताओं ने कहा कि 85% आबादी कटिहार की वो कृषि पे निर्भर है। तो कृषि की अगर हम बात करें, क्योंकि बाढ़ एक आपदा, या पूरा हम अगर बात सीमांचल की करें तो वहाँ बाढ़ की त्रासदी से जनमानस पीड़ित रहता है। तो कृषि के क्षेत्र में किसानों की स्थिति और उसकी कृषि की संभावनाएं, इसके ऊपर हमारे दर्शकों को बताएं, डॉक्टर विनोद कुमार ओझा जी। जी जी, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ही कृषि प्रधान देश है, और बिहार में तो कृषि मुख्य पेशा है। कटिहार में 85% से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं। कटिहार परेशान है बाढ़ से, और किसान भी परेशान है बाढ़ से। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हम लोगों ने कोई माने लॉन्ग टर्म विजन के तहत कोई प्लानिंग नहीं की। हमारे जो भी नेता थे, हमको लगता है कि 80 के दशक के बाद जो काम होना चाहिए था वो काम प्रॉपर नहीं हुआ। 80 के पहले तो एक दूसरा फेज रहता है कि भाई भूख से आजादी, PL48 वगैरह वगैरह। तो लेकिन 80 के दशक के बाद जो काम होना चाहिए था कृषि क्षेत्र में भी, वो नहीं हुआ। अभी की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि किसान अपना फसल निकालता है। हमारे बड़े भाई अनिल जी ने बहुत अच्छा कहा कि किसान के लिए जो अपने फसल को बेचना, उसका प्रॉपर दाम लेना बहुत मुहाल हो गया है। वो रेक कर रेक जाता है हरियाणा में मक्का। तो मुझे लगता है कि किसानों के उत्साह वर्धन के लिए, कृषि को मुनाफा योग्य बनाने के लिए उनको पूरा उसका दाम मिलना चाहिए, और उसकी प्रॉपर व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। इसमें मैं पूरा यकीन करता हूं कि सरकारों ने बहुत अन्याय किया है, चाहे जो भी सरकार रही हो। एक जैसे प्लानिंग किया जा सकता था। अभी तो एक दो बहुत अच्छी बातें हैं कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर संतोषप्रद है, बेहतर है। बिजली की स्थिति भी बेहतर है, और कुछ रोड के जाल भी बिछ गए हैं। कुछ औद्योगिक क्या नाम है, पॉलिटेक्निक वगैरह कॉलेज खुल रहा, अभियंत्रण कॉलेज खुल रहा, कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। तो आपको मानव संसाधन भी मिल रहा है। यहाँ के लिए जो विकास करने के लिए जो एक CD प्लानिंग होनी चाहिए थी, जैसे मान ली CD ब्लॉक प्लानिंग पहले हुआ करती थी, इस तरह की एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहीं कटिहार ही के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए। बिहार सरकार को भी चाहिए अपने बजट का एक एलोकेशन जो है वो क्या करे कि औद्योगिक के लिए, विकास के लिए लगाए, और क्षेत्र को चिन्हित करे, वहां सारी सुविधाएं दे। और अगर मान लीजिए सरकार सुविधा देती है, सुविधा विकसित करती है, हमारे जो प्राइवेट उद्योगपति वहां आते हैं, और नहीं तो PPP मोड में वहां काम करे। ऐसा हो सकता है कि भाई ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में काम करे। तो क्या होगा कि एक जो रोजगार की भी समस्या दूर होगी, किसानों का भी समस्या दूर होगा, और औद्योगिक विकास भी होगा। MSME सेक्टर में काम करने की जरूरत है ताकि किसानों का भी भला हो। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, किसानों के पास जमीन बहुत अच्छी है। बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, ऐसी भी बात है। लेकिन किसान उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, उसके पास संसाधनों का भी अभाव है। तो बहुत बड़े बड़े किसान हैं, तो लगता होगा कि उनके पास संसाधन बहुत काफी होंगे, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके पास मैन पावर की कमी होती है। यहाँ से जो आपको वर्कर भाग जाते हैं, वर्कर चले जाते हैं और हरियाणा पंजाब चले जा रहे हैं, तो वर्कर्स की भी कमी हो जा रही है। समय पर आपको न तो वर्कर मिल रहा है,
तो उन वर्कर्स को पलायन को रोकने की जरूरत है। उसको रेगुलर काम यहाँ चाहिए, लगातार काम चाहिए, ऐसे वो कैसे रुकेगा? और अगर उसको यहाँ काम मिलेगा तो क्यों जाएगा? कोरोना काल में ये चीजें बहुत सामने भी आ गई है। ये पलायन की जो समस्या है, गरीबों की जो समस्या है, कृषि की जो समस्या है, ये बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से सामने आई है। अब इस बिहार को सोचना पड़ेगा, और बिहार के उद्योगपति को, बिहार के मानस को, जनमानस को, यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं, सबको सोचना पड़ेगा। इस मिलजुल कर बिहार का और विकास करना पड़ेगा, औद्योगिक क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। हमारे किसानों को, चूंकि आपके पास तो कच्चा माल किसान का ही मुख्य है, आपके पास यहाँ जैसे मखाना है, हाजीपुर क्यों जाता है? मकई है, वो हरियाणा क्यों जाता है? केला की खेती धीरे धीरे लोग शिफ्ट कर गए हैं। तो केला, प्याज, ये जितनी भी खेतियां हैं, जो भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं, जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, पब्लिक को दे सकते हैं, यहाँ मछली की भी बातें हैं। तो इस क्षेत्र में ये लगता है कि अब इसकी उपेक्षा की गई है। इस क्षेत्र में अब हम सबों को ध्यान देने की जरूरत है। लोकल लेवल पर भी ध्यान देने की जरूरत है, सरकार के लेवल पर भी ध्यान देने की जरूरत है, समाज और बिजनेस के लेवल पर भी ध्यान देने की जरूरत है, किसानों को समृद्ध करने की जरूरत है। तो किसानों को जब अपना फसल का दाम मिलने लगेगा, कम से कम लागत पर अगर मिलने लगेगा, उनका कम से कम लागत हो और दाम अच्छा मिले, उनको सारी चीजें मिले, तो किसान कृषि से विमुख भी नहीं होंगे। अब तो दिक्कत है कि बाढ़ इतनी आ जा रही है, तो बाढ़ का उपाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य बात नहीं है, ये केवल बिहार सरकार के बस की भी बात नहीं है, और इस पर एक बड़ी प्लानिंग की जरूरत है। बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है, हमारे किसान इस बाढ़ से त्रस्त है। तो मैं तो नमन करता हूँ वो जो विस्थापित लोग होते हैं बाढ़ के दिनों, उनके हौसला को मैं नमन करता हूँ कि वो अपना सब घर बार बह जाता है, बाढ़ में वो परेशान होते हैं, फिर वो नई ऊर्जा से फिर अपने आप को स्थापित करते हैं। ये साधारण घटना नहीं है, ये मानव के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है, और उनके जीवट ताकत की, उनके जीवंत ऊर्जा की, उसको नमन करने योग्य है, प्रणम्य है। और सामान्य लोग नहीं है, वो गरीब दिखते हैं, लेकिन उनका हौसला किसी से भी बहुत बेहतर है। तो इन चीजों को लेकिन जरूरत है कि इनको समझा जाए। आप केवल बांध बना देते, कोसी की त्रासदी 2007-8 की आपको याद होगी, बांध बना दिया था कोसी पर, वो उस बांध को टूटने के बाद कितनी बड़ी त्रासदी हो गई थी, कितने लोग मारे गए थे। पिछले बार जो है नेपाल ने जो बांध तोड़ दिया था, तो अररिया वगैरह का सारा, ये कटिहार में भी पानी बहुत जबरदस्त ढंग से घुस गया था। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है कि इसका एक प्लानिंग हो। मान लीजिए कि अटल जी का गार्लैंड प्लानिंग जो है, नदियों को जोड़ने का अगर संकल्प था, वो एक आइडिया था, उस आइडिया को भी खंगालना चाहिए वैज्ञानिक ध्यान से। अगर सिल्टेशन होता है नदियों में, वो गड्डी उधर से उसको सिल्टेशन को कम करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से शोध करना चाहिए। हमारे अभी अनवर साहब ने कहा कि नदियों को नहर से जोड़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इस पर एक विचार होना चाहिए। हम लोग उसके टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट्स को बैठा करके एक कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। कटिहार का मुख्य प्रॉब्लम बाढ़ है, किसानों का मुख्य प्रॉब्लम बाढ़ है। बाढ़ से बचने के बाद उनके इलेक्शन का जी और कभी ये मुद्दा ही नहीं बना इलेक्शन का। हाँ, इलेक्शन का मुद्दा नहीं बना। और नहीं, इलेक्शन मामला देखिए, एक्चुअली क्या है कि इलेक्शन केवल सरकारें सब कुछ, बिहार सरकार सब कुछ कर ले या कोई एमएलए सब कुछ कर ले, ये संभव नहीं है। ये बृहद विषय है, ये बड़ा मामला है। ये बाढ़ का जो मामला है, ये बड़ा मामला है और ये बड़ी त्रासदी है। इस पर सबको सोचने की जरूरत है और एक बड़े प्लानिंग की जरूरत है। अभी जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है, बिजली की स्थिति बेहतर है, तो औद्योगिक के माहौल बन सकता है। औद्योगिक लोगों का, जो हमारे बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका विश्वास जगाने की जरूरत है। और नहीं तो एमएसएमई सेक्टर में सरकार को, एक बिहार सरकार को अलग से फंड बनाने की जरूरत है। हर साल एक अपने बजट का कुछ हिस्सा इस फंड में वो दे और हमारे उद्यमियों को उसमें इंगेज करे। और जैसे मैंने कहा कि पीवी मोड में करे,
अगर मान लीजिए 51% से ज्यादा शेयर सरकार रखती है तो कभी कभी लगता है इनइफिशियंसी हो जाता है, जूट मिल बंद हो गया, काटी फैक्ट्री बंद हो गई, दिया सलाई फैक्ट्री बंद हो गई। तो ये सारी चीजों का इलाज सोचने की जरूरत है कि अगर इनइफिशियंसी रहेगी, अगर लोग काम नहीं करेंगे तो कोई उद्योगपति क्यों पैसा लगाएगा। तो उसमें सोचा जाए कि ठीक है सरकार का तब 49% ही रहे, उद्योगपति का 51% रहे, ताकि एक डिसीजन में मैनेजमेंट के डिसीजन में भी कुछ इस तरह का डिसिप्लिन आए। तो इस तरह से किसानों के लिए हमको लगता है कि एक बड़े प्लानिंग की जरूरत है। किसान के लिए होगा तो वर्कर के लिए होगा और उद्योगपति के लिए होगा, समाज के लिए होगा। यदि हम बात करें जी विनोद कुमार ओझा जी, 21वीं सदी में अब कृषि को भी उद्योग बनाने की आवश्यकता है, इसकी महती आवश्यकता आप महसूस कर रहे थे और ऐसा होना चाहिए, तभी उस क्षेत्र का विकास संभव है। अब क्योंकि कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा एक एक टिप्पणी आप सब लोगों से। तो मैं चलता हूं, डॉक्टर भरत कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो आपका जो ज्ञान है, आपका जो शोध है, आप एक भाषाविद के रूप में हैं, ऐसी किसी एक बात, ऐसी किसी एक चीज का आप जिक्र करें जिससे कटिहार का भविष्य स्वर्णिम हो सकता है, कटिहार विकासोन्मुख हो सकता है। किसी एक ऐसे विषय की चर्चा करें, डॉक्टर भरत शर्मा जी। किसी एक विषय को इस तरह से उपस्थापित करना जी अभी मेरी समझ से तो संभव नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज की इस भौतिकता और उत्तर आधुनिकता के आगमन में और नई तकनीकों, बल्कि कहें कि तकनीक जिसको हाई टेक कहते हैं, इस हाई टेक सोसाइटी में साहित्य की उपयोगिता धीरे धीरे दरकिनार कर दी गई, जबकि यह मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए परम आवश्यक है। साहित्य के बिना किसी भी युग में न तो कोई महान क्रांति हुई है और न तो सामाजिक परिवर्तन हुआ है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ प्रेमचंद जी गांधी युग के साथ आए थे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, ऐसे तमाम साहित्यकारों का योगदान रहा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में माखनलाल चतुर्वेदी का, जोश मलिहाबादी का, इस तरह से ऐसे शायर उर्दू के भी, यहाँ तक कि फैज अहमद फैज का, बाद में वो पाकिस्तान चले गए। उसी तरह से बंगला में बहुत सारे उपन्यासकार हुए, विभूति भूषण मुखोपाध्याय वगैरह, ताराशंकर बंदोपाध्याय वगैरह, और पूरे भारत में तो साहित्य की केंद्रीयता जो है, केंद्रिकता जो है, वह कैसे बरकरार हो, ये हमारे सामने अभी बहुत बड़ा प्रश्न है। साहित्यकारों की भूमिका आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है और एक माने में बहुत ही क्रिटिकल हो गई, क्योंकि दुकानों में लड़के जाते हैं, वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेस के बारे में, ह्यूमैनिटी की बात शायद ही कोई करता हो। वैसे हमारी फिल्मों के द्वारा बहुत सारी रचनाएं साहित्य की सामने लाई गई हैं, लेकिन जो एक विषय आज संकट में है, साहित्य, कविता, खासकर कविता, तो कविताएं धड़ल्ले से बहुत सारी लिखी जा रही, लेकिन ऐसी कविता जिससे युग परिवर्तित हो,
ऐसी कविता जिसे मानव मूल्यों की स्थापना हो, वैसी रचनाएं गिने चुने कभी कभार दिखाई पड़ती। इसलिए मैं चाहता हूं और मानता हूं कि मौलिक लेखन को प्रोत्साहन जब तक नहीं दिया जाएगा, बाजारू साहित्य जब तक चलता रहेगा और साहित्य को भी व्यापार और व्यवसाय के रूप में देखा जाएगा, तब तक साहित्य सुरक्षित नहीं है और इसकी सुरक्षा किए बिना मानवता का और संस्कृति का निर्माण भी नहीं हो सकता। जी। संस्कृति का निर्माण, क्योंकि ये चित्त जैसे खेती होती है खेत में, वैसे ही संस्कृति जो है चित्त भूमि की खेती है। जी। मनुष्य के चित्त का संस्कार ही संस्कृति है। जी। प्रकृति को हम परिवर्तित करते हैं, उससे सभ्यता का विकास होता है, लेकिन जब चित्त का परिमार्जन होता है तो संस्कृति का विकास होता है। चित्त को परिवर्तित करने वाली सुसंस्कृति के लिए अनमोल साहित्य की सर्जना परम आवश्यक है और इसके लिए मौलिक लेखन, मौलिक विधा, मौलिक भाषा और मौलिक चिंतन की आवश्यकता है और इस सब की पृष्ठभूमि में एक गहन वैचारिक आंदोलन की जरूरत है। जी। 19वीं शताब्दी में बहुत ही 19वीं शताब्दी में बड़े ही वैचारिक मंथन के स्वरूप हमारे सामने प्रकट हुए। आज सच पूछें तो सामाजिक मूल्यों का जो विघटन हो रहा है उसका कारण है वैचारिक आंदोलनों का अभाव। तो इन वैचारिक आंदोलनों की आवश्यकता है। विचार जगत में जब परिवर्तन, ये समाज को बदलता है विचार, और ऐसे विचार का संघर्ष जब होगा तभी एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा मिलेगी। जी। आप मानते हैं कि कटिहार को अगर विकासोन्मुख बनाना है, उसके भविष्य को स्वर्णिम बनाना है, तो विचार क्रांति की आवश्यकता आप महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भरत शर्मा जी। हमारे साथ अनिल चमड़िया जी जुड़ रहे हैं। आपसे भी हम एक टिप्पणी लेना चाहेंगे संक्षिप्त में कि ऐसी किसी एक बात का जिक्र करें जिससे कटिहार का भविष्य बेहतर हो सके। अनिल चमड़िया जी। धन्यवाद। देखिए, अभी ये आम चुनाव होने जा रहे हैं और आम चुनाव के बाद नई सरकार नवंबर में बनने जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो जारी किए हैं, किंतु कटिहार के जो यहाँ पर जिले में जितने भी उम्मीदवार कटिहार के विभिन्न कंस्टिट्यूएंसी से खड़े हुए हैं, किसी ने भी कटिहार के अपने क्षेत्र के बारे में कोई ऐसा चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है जिससे कटिहार के सुनहरे भविष्य की हम लोग कल्पना कर पाए, आशा की किरण देख पाए। कटिहार की एक दो समस्याओं की चर्चा होनी रह गई थी, जैसे आज आज़ादी के 73 साल के बाद भी कटिहार के लोगों को आयरन और आर्सेनिक युक्त जल पीना पड़ता है। यहाँ की पानी टंकी खाली दिखावे की एक मीनार बन के रह गई है, कभी भी यहाँ पर शुद्ध जल नहीं मिला। मैंने खुद यहाँ पर 1980 के दशक में हाईकोर्ट में PIL फाइल की थी कि शुद्ध जल नहीं मिलने पर भी यहाँ म्युनिसिपैलिटी जो है वाटर टैक्स कैसे ले रही है, और हाईकोर्ट ने उस PIL पर वाटर टैक्स को बंद करवाया। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि इतने सालों के बाद भी हम लोग आर्सेनिक और आयरन युक्त जल पीने के लिए मौजूद हैं? क्या हमारे आने वाले नेता कोई ऐसी योजनाएं ला रहे हैं कटिहार में जिससे जल जमाव नहीं हो, बाढ़ की योजना पर कोई काम हो? सीवरेज लाइन कटिहार शहर में आज तक नहीं है, शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है। क्या कोई एक ऐसे बड़े काम की कल्पना कोई कर रहा है जिससे कटिहार की दशा और दिशा दोनों बदल जाए? आज कटिहार कपड़े की तीसरी सबसे बड़ी मंडी बिहार में है, मुजफ्फरपुर भागलपुर के बराबर या उसके लगभग बराबर। तो क्या एक टेक्सटाइल पार्क बन करके यहाँ के कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है?
क्या यहाँ पर एग्रो पार्क बना करके किसानों को उचित मूल्य मिल सके, ऐसे उद्योग नहीं लगाए जा सकते हैं? इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा और आने वाले चुनाव में उम्मीद करूँगा कि जो भी जीत के आए इन बातों पर ध्यान दें। जी, हमारे साथ जुड़ रहे आप बताएं कि अधूरी जिसकी चर्चा पाए हैं, जिस बिहार का है वो आवाज कट रही है, आवाज आपकी कट रही है। हेलो, आवाज कट रही है। जी 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 जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जी जी जी, आप मुझसे मुखातिब हैं। मेरा प्रश्न था। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कभी कभी नेटवर्क की समस्या आ जाती है। जी, माफ करेंगे सर। जी मेरा सवाल था कि किसी एक ऐसी बात का जिक्र जो अभी तक इस परिचर्चा में हम लोगों ने नहीं किया हो, किसी एक ऐसी बात का जिक्र करें जिससे कि कटिहार का भविष्य बेहतर बन सकेगा आने वाले समय में। प्रोफेसर अनवर एराज साहब। जी जी, इस सिलसिले में एक बात वो छूट गई थी, उस तरफ भी जो है वो हम आप तमाम लोगों का ध्यान जो है वो आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे। जी, पूरे कटिहार में कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं है, एक बच्चों के खेलने का या चिल्ड्रन पार्क अगर देखा जाए, अभी एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क खुला है, लेकिन वो बिल्कुल नाकाफी है, बहुत छोटा सा है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि बाहर से अगर कोई गेस्ट हमारे यहाँ आए तो हम उनको कहीं ले जाएं कि साहब हमारे यहाँ ये पार्क है या ये कुछ है। तो इस तरह की कोई भी चीज हमारे यहाँ कटिहार में तो है नहीं। अगर बाहर से कोई आते हैं तो ये बड़ा मजाक का खेज हो जाता है कि दिखाने को कुछ नहीं होता तो कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं उनको दिखलाने के लिए कि चलिए हमारे यहाँ ये एक बड़ा कॉलेज है, आप उसको देखें। तो इस तरफ भी जो है वो ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों को की उन्नति के लिए, उसके जहनी डेवलपमेंट के लिए, खेल कूद और उनके एंजॉयमेंट के लिए मतलब जो है कुछ पार्क का होना जरूरी है। हर बड़े शहर में इसकी व्यवस्था है, हमारे यहाँ इसकी कोई व्यवस्था नहीं। अब रही बात कि इसको आगे ले जाने के लिए, तो मेरी सोच तो ये है कि सिवाय एजुकेशन के अलावा, ठीक है तो जिन लोगों ने अपने हिस्से का काम जिनको करना था वो कर गए और जो लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बाद की जो पीढ़ी है, असल ये है कि उनको जो है वो बहुत सही करने की जरूरत है। और ये बड़ी जिम्मेदारी की काम है। देखिए, एक त्रिकोण है, इस छात्र, अभिभावक और शिक्षक, ये एक त्रिकोण है। अगर इसका एक कोना भी अगर टूटा हुआ हो तो इसका सीधा नुकसान जो है वो छात्र को होता है। आज सिर्फ जो है वो हम संसाधन का रोना रोते हैं और जो है वो कॉलेज बहुत बड़ा है, 17,000 15,000 का स्ट्रेंथ हमारे कॉलेज में है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे यहाँ के जो गार्जियन है, यहाँ कटिहार में जो गार्जियन है जिनके बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके गार्जियन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल सीरियस नहीं है। वो दाखिला तो करा दिए, लेकिन उनका बच्चा कॉलेज आता है या नहीं आता है इसकी परवाह उनको नहीं। वो समझते हैं कि मेरी एक जिम्मेदारी पूरी हो गई। तो इस तरीके से जो है ये उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। असल ये है कि बच्चे अगर नामांकन अगर अपना कराए हैं तो वो कॉलेज आए, और हम सब लोग, अभिभावक की जो जिम्मेदारी है वो अभिभावक अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और छात्र जो है वो अपनी जिम्मेदारी को जो है वो निभाए कि हमें क्या करना है। तो जब तक हम तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी पर जो है वो काम नहीं करेंगे, तो हम नहीं समझते हैं कि हम एक बेहतर समाज आने वाले दौर में या आने वाले दिन में हम जो है दे सकेंगे। यही जो छात्र हैं, यही कल के जो है कटिहार का निर्माण करने वाले लोग होंगे। तो असल ये है कि इनको ठीक करने के लिए, कटिहार को ठीक करने के लिए, कटिहार की पॉलिटिक्स को ठीक करने के लिए, इसके इकोनॉमिक को ठीक करने के लिए यहाँ के छात्रों को ठीक करना बहुत जरूरी है। और यहाँ के छात्रों को ठीक करने के लिए ये तमाम व्यवस्था जो तीन त्रिकोण है, अभिभावक को भी ठीक होना होगा, छात्र को भी ठीक होना होगा और शिक्षक को भी ठीक होना होगा। इसी के साथ हम जो है वो एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहते हैं
कि अपने हिस्से का दिया तुम भी जला दो यारो, अपने हिस्से का दिया तुम भी जला दो यारो, ऐसा कुछ काम जमाने में निराला कर। शुक्रिया। वाह, अच्छा। जी, आप थे प्रोफेसर अनवर एराज साहब। आपने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा का अलग जगा कर ही हम कटिहार को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर विनोद कुमार ओझा जी जुड़ रहे हैं। आपसे हम अंतिम टिप्पणी लेना चाहेंगे, बहुत संक्षिप्त में, समय अधिक हो चुका है, कि ऐसी किसी एक बात का जिक्र करें जिससे आपका कटिहार, हमारा कटिहार, बिहार का कटिहार, वो प्रदेश आगे बढ़े और आगे बढ़ता रहे। डॉक्टर विनोद कुमार ओझा जी। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे लगता है कि अनवर साहब ने बहुत अच्छा कहा और हमारे सर ने जो संस्कृति की बात की, तो ये इसी कड़ी में मुझे लगता है कि कार्य संस्कृति गड़बड़ है। हमने जो भी काम किया है बेतरतीब काम किया है। तो कटिहार में सबसे पहले तो टाउन की बात करें तो न तो कोई टाउन प्लानिंग रही है। टाउन प्लानिंग अगर प्रॉपर रहती तो जितना भी सीवरेज की बात होती, पानी की बात होती, ये सारे वो जो टाउन प्लानिंग में रहा करता था। तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। आगे अगर आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर टाउन प्लानिंग के साथ उन चीजों को चिन्हित करें, उन कमियों को चिन्हित करें और उस पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस पर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढें। आर्सेनिक और आयरन युक्त पानी पी रहे हम, या फिर क्या नाम है, ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं भाई? ये तो इसका एक पूरा प्रॉपर टाउन प्लानिंग करना होगा। एक खुदरे में कोई काम करने से कहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, समग्र सॉल्यूशन चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम खुदरे में कोई काम करते हैं, पानी की व्यवस्था कर देते हैं, जल निकासी की व्यवस्था कर देते हैं, तो इसे हो सकता है कि आगे के कोई और विकास में हमारा नुकसान हो जाए। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इन सभी चीजों को एक साथ बैठ करके टाउन प्लानिंग के साथ ये आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि कटिहार तुरंत स्मार्ट सिटी बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हमको उस दिशा में कुछ न कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज की सहभागिता लेनी पड़ेगी। लोग अतिक्रमण कर लेते हैं अपने, मान लीजिए दुकानें हैं, दुकानें उतना सैंक्शन नहीं है, तो आपने क्या किया कि 5 फीट रोड तक पकड़ लिया, और दुकानें, घर भी है, लोगों ने 3-3 फीट आगे तक पकड़ लिया। तो एक सिविक सेंस होने की जरूरत है, सिविक सेंस की मैच्योरिटी होने की जरूरत है, समाज को जागृत होने की जरूरत है। तो अगर समाज जागृत होगा, शिक्षा भी ठीक हो जाएगी, और इस तरह से हमारा जो टाउन प्लानिंग होगा, तो ये एक सिविक सेंस का बहुत अभाव है। ये वैसे कहिए तो बिहार में भी है, लेकिन कटिहार में भी ये बड़ी दुख की बात है। कटिहार तो संभ्रांत नगरी है, यहाँ के लोग समझदार भी हैं, एक दूसरे के प्रति सहिष्णु भी है। तो इस तरह के लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ये भी एक जरूरत है कि हम लोग अपने कानून का खुद पालन करें, दूसरे को पालन करने में मदद करें, और इन चीजों पर ध्यान दें कि हमारा समाज व्यवस्थित रहे, हमारा वातावरण पोल्यूटेड नहीं हो। तो ये एक बड़े प्लानिंग की जरूरत है। ये नगर निगम को भी करना चाहिए, यहाँ के लोकल नेताओं को करना चाहिए, डीएम को करना चाहिए, प्रबुद्ध लोगों को बैठ के करना चाहिए। तो एक बड़े प्लानिंग की जरूरत है। और इसी के साथ मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका प्रणाम करता हूँ सबों को। मुझे लगता है कि मेरे तरफ से समय ज्यादा हो गया, आपका शुक्रगुजार है। जी, आप बिहार स्वाभिमान आंदोलन आप सब लोगों का आभारी है कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। और मैं अंत में अपनी तरफ से एक टिप्पणी करता हूं कि ठीक है, सरकार का काम अपने जगह है, उनका काम अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने समाज को किस प्रकार से सुंदर, सशक्त और बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं संकल्पों के साथ हम सब आशावादी हैं, कटिहार का भविष्य बेहतर होगा, इसकी कल्पना करते हैं, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा कटिहार आगे बढ़ेगा। मैं युवा कवि प्रवीण कुमार मिश्र इस रात्रि की बेला में आप सभी हमारे प्रबुद्ध कटिहार से जुड़ रहे थे, आप सब लोगों को नमन, आप सब लोगों को धन्यवाद। बिहार स्वाभिमान आंदोलन और उसकी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबको पुनः साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इस परिचर्चा में आप शामिल हुए, और आपका सहयोग भविष्य में भी हमें मिलता रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, प्रणाम। जी नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार जी, प्रणाम, नमस्कार।